हाँ जी, इडियम्स में याद है कि लास्ट हमने क्या लिखा था? मेरा ख्याल से आस्टिंग इन दी टेल था लास्ट। ठीक है, अच्छा जी, आगे आप लिखें ऑन अलर्ट। ऑन दी अलर्ट, ऑन दी अलर्ट का मतलब होता है होशियार। ऑन दी अलर्ट होशियार रहना, ऑन दी अलर्ट होशियार रहना। नेक्स्ट लिखें ऑन वंस गार्ड। गार्ड इसका मतलब है किसी की हिफाजत पर मामूर होना, किसी की हिफाजत पर मामूर होना। ठीक है, ऑन वंस गार्ड का मतलब है किसी की हिफाजत पर मामूर रहना। हो गया। उसके बाद आप लिखें वेल ऑफ मतलब खुशहाल। हाँ जी निदा और सना आप लिख रही हो? वेल ऑफ खुशहाल। नेक्स्ट है वेल टू डू। वेल टू डू भी खुशहाल के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो रिच हो। वेल टू डू खुशहाल। हाँ जी निदा और सना आप लिख रही हैं। निदा आपने काइंडली ना ये ग्रुप में भी आज शेयर करना है व्हाट्सएप पे ईडीएम्स जो हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है हैप्पी। हैप्पी गो लकी नेचर। जी लिखें हैप्पी गो लकी नेचर हसमुख फितरत। हैप्पी गो लकी नेचर हसमुख फितरत। नेक्स्ट लिखें टू अटेंड दी कॉल ऑफ नेचर। टू अटेंड दी कॉल ऑफ नेचर मतलब वॉशरूम में जाना, वॉशरूम जाना। टू अटेंड दी कॉल ऑफ नेचर का मतलब है वॉशरूम जाना। लिख लिया सबने? नॉक अबाउट, अगला इडियम है नॉक अबाउट। नॉक अबाउट इधर उधर फिरना। हाँ जी निदा इसमें से कुछ पूछना है आपने? अच्छा ठीक है, नॉक अबाउट का मतलब है इधर उधर फिरना। ठीक है, कितने हो गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट लिखें थ्रू। नेक्स्ट है गेट थ्रू। गेट थ्रू का मतलब है कामयाब हो जाना। गेट थ्रू कामयाब हो जाना। उसके बाद लिखें आउट ऑफ क्वेश्चन। आउट ऑफ क्वेश्चन का मतलब है जिस पर सवाल उठाने का सवाल ही पैदा ना हो, मतलब जिस पे कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं रेज कर सकता, जिस पर एतराज ही नहीं किया जा सकता, या जिस पर सवाल ही नहीं किया जा सकता। ठीक है, लिख लें इसको। ये आपके 10 हो गए, 20। निदा समझ आ गई आपको? जी ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स पे चलते हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स जी, ये लास्ट हमने पेयर क्या किया था इसका? लेसन। ठीक है, एक मिनट बस। जी लेसन के बाद लिखें लॉट। LOATH लॉट। लॉट का मतलब होता है ख्वाहिश ना होना। लॉट ख्वाहिश ना होना। लॉट ख्वाहिश ना होना। लॉट ख्वाहिश ना होना। लॉथ जो है उसके एंड पे ई भी आएगा, LOATHE। लॉथ का मतलब है पसंद ना करना। जी लिख लिया? अच्छा जी, उसके बाद आप लिखें लायर। LIAR।
LAR लायर मतलब झूठा। दूसरा है लॉयर, LAWYER वकील। जी लिख लिया। उसके बाद लिखे हैं लॉस, LOSE लॉस। ये लॉस का मतलब है खो देना। और दूसरा है एक लॉस जो होता है LOSS लॉस, लॉस नुकसान। लिख लिया निदा। और एक और भी वर्ड यूज होता है लूज, LOOSE लूज। लूज मतलब ढीला होना। ठीक है। उसके बाद लिखें लवेबल, लवेबल मोहब्बत के काबिल, लवेबल मोहब्बत के काबिल। नेक्स्ट लिखें लवली प्यारा। जी लिख लिया। 1 2 3 4। अच्छा लास्ट लिखें लग्जेरियंट, LUXURIANT लग्जेरियंट। लग्जेरियंट का मतलब होता है कसीर तादाद में, मतलब तादाद में बहुत ज्यादा होना। लग्जेरियंट तादाद में बहुत ज्यादा होना। नेक्स्ट लिखें लग्जेरियस, लग्जेरियस आसाइशों से भरपूर। जी समझ आ गई? हाँ जी। अच्छा निदा, आपने आपकी जीके की बुक आ गई कि नहीं आई है? निदा बेटा आपकी बुक आ गई है? आ गई है। अच्छा जी, स्टार्ट की है कि नहीं किया ये बता दें। पांच हो गए हैं, ठीक है। पांच का कल मैं आपका टेस्ट लूंगी। नेक्स्ट कर रही हूँ जी, ठीक है। कल फिर मैं ऐसा करती हूँ, मैं आपसे 6 का टेस्ट ले लेती हूँ। और ये जो क्लास नहीं ले रहे ना, जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, मैं व्हाट्सएप पे भी बता दूंगी कि डेली बेस पे करना शुरू करें। बिल्कुल ठीक कर रही हो, डेली बेस पे आप करती चली जाओ। मैं कल ना आपका टेस्ट लूंगी एक छोटा सा, ये आप करते रहो प्रैक्टिस। अच्छा जी, अब हम CRPC पे आते हैं। जो लास्ट आपका लेक्चर है ना वो आप रिकॉर्डेड ना उधर से सुन लेना, मैं आपको लिंक दोबारा फॉरवर्ड कर दूंगी। अच्छा जी, सिक्योरिटी के हवाले से हमने सेक्शन स्टार्ट किया था। उसमें हमने सेक्शन 112 से स्टार्ट करना था, जो कि बता रहा है ऑर्डर टू बी मेड। ऑर्डर टू बी मेड में ये बताया गया कि जब 107, 108, 109 या 110 के तहत जब ये ऑर्डर होता है मैजिस्ट्रेट की तरफ से कि आपने सिक्योरिटी देनी है, तो आज से ये लाजमी जब रिक्वायर किया जाएगा कि आप वजह बयान करें कि आप सिक्योरिटी क्यों नहीं देंगे, तो इस पर्पज़ के लिए रिटर्न में ऑर्डर पास किया जाएगा और उसमें डिटेल्स दे दी जाएंगी जो भी इतला मौसूल हुई है। और उसमें ये भी दर्ज होगा कि कितने अमाउंट के लिए बॉन्ड एग्जीक्यूट किया गया था, ठीक है, और कितनी तादाद जरूरी है जामनों की। निदा समझ आ रही है आपको? अच्छा, उसके बाद सेक्शन 113 देखते हैं, प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन प्रेजेंट इन कोर्ट। अच्छा, अब क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा अगर बंदा अदालत में मौजूद है, ठीक है। तो इसमें यह होता है कि अगर अदालत में मौजूद है तो उसको पढ़कर सुनाया जाएगा, और अगर वो डिजायर करेगा तो उसको एक्सप्लेन भी कर दिया जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं, सेक्शन 114 समन्स और वारंट इन केस ऑफ पर्सन नॉट सो प्रेजेंट। अच्छा, अगर वो बंदा मौजूद नहीं है जिससे बॉन्ड रिक्वायर्ड है, तो फिर क्या किया जाएगा, उसे समन्स इशू किए जाएंगे कि वो अपीयरेंस दे, और या फिर ये है कि उसे या तो वारंट इशू किए जाएंगे कि इसे कस्टडी में, अगर तो वो कस्टडी में है तो उसके लिए वारंट इशू किए जाएंगे कि इसे अदालत के सामने पेश किया जाए। ठीक है। अच्छा, ये कहा है कि जब भी मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है किसी पुलिस रिपोर्ट पे ये कोई इतला मसूल हुई है, तो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करके उसे लगता है कि ब्रीच ऑफ पीस कमिट करने की कोशिश की गई है, फियर है कि भाई ब्रीच ऑफ पीस हो सकता है, ठीक है, तो उसको गिरफ्तार, इस चीज को रोकने के लिए भी वो जो मैजिस्ट्रेट है वो वारंट इशू कर सकता है कि भाई आप इसे गिरफ्तार करके मेरे पास लेके आए। चीज समझ आ रही है आपको? Section 115 Copy of order under Section 112 to accompany summons or warrant। अच्छा जी, जब 114 के तहत समन्स या वारंट इशू किए जाते हैं तो साथ 112 के तहत ऑर्डर भी लगा होता है, जिसमें ये लिख दिया जाता है ना कि कितने मचल के रिक्वायर्ड है।
ठीक है, तो वो उस ऑर्डर के साथ अटैच होगी कॉपी। ठीक है, उसके बाद 116 देखते हैं, पावर टू डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस। अच्छा, मैजिस्ट्रेट को अगर ऐसा लगता है कि जिस बंदे को बुलाया गया है बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाने के लिए उसकी पर्सनल अटेंडेंस रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब हाजिरी माफ़ी मिल सकती है, तो फिर ये है कि 116 के तहत मैजिस्ट्रेट हाजिरी माफ़ी दे सकती है और उसकी जगह पर फिर प्लीडर अपीयर होगा। ठीक है, 117 इंक्वायरी एज टू ट्रूथ ऑफ इंफॉर्मेशन। अच्छा, जब 112 के तहत ऑर्डर दिया जाता है कि इस बंदे को लाया जाए, जिससे आप चाह रहे हो कि वो वारंट इशू उससे ये उसके खिलाफ वारंट इशू हो कि वो आए और मचल के दे, ठीक है ना। तो इसमें ये होता है कि जब 112 के तहत ऑर्डर दिए जाते हैं ना, या उसको एक्सप्लेन अगर किए गए हैं, अगर तो वो बंदा मौजूद है या ऐसा बंदा जिसे अदालत में लाया गया, ठीक है, तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा कि जैसे ही वो बंदा पेश होता है ना, तो जो इन्फॉर्मेशन मसूल हुई है उसकी सच्चाई के हवाले से भी इंक्वायरी कंडक्ट की जाएगी, और इस पर्पज़ के लिए मैजिस्ट्रेट फर्दर एविडेंस भी रिक्वायर्ड कर सकता है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। इसमें सबसेक्शन 3 इंपॉर्टेंट है आगे, जिसमें ये कहा गया कि जब इंक्वायरी कंप्लीट हो जाएगी तो मैजिस्ट्रेट अगर ज़रूरी समझेगा तो ज़रूरी इकदाम लेगा ताकि ब्रीच ऑफ पीस को रोका जा सके या पब्लिक पीस को डिस्टर्ब होने से रोका जा सके। इसके लिए वो रीजंस रिकॉर्ड करेगा और बंदे को डायरेक्ट करेगा कि वो बॉन्ड एग्जीक्यूट करे जामिन के साथ या जामिनों के बगैर, कि वो इस चीज़ का अहद करेगा कि वो गुड बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, और अगर उसके डिफ़ॉल्ट के नतीजे में फिर उसको कस्टडी में भी डिटेन किया जा सकता है। मज़ीद प्रोवाइजो में ये बताया गया कि जिसके खिलाफ ऑर्डर इशू ही नहीं हुए उससे फिर बॉन्ड नहीं रिक्वायर किया जाता। ठीक है, अगर उसके खिलाफ कार्रवाई ही नहीं चल रही। हाँ जी निदा, समझ आ रही है आपको? क्लियर हुआ है? अच्छा जी, अब आगे मज़ीद ये है कि अगर कोई बंदा, ये वाला भी क्लॉज देख लेते हैं, अगर कोई बंदा हैबिचुअल ऑफेंडर है या खतरे का बायस है कम्युनिटी के लिए, तो उससे भी सिक्योरिटी रिक्वायर की जा सकती है कि आप सिक्योरिटी डिपॉजिट करें। ठीक है, तो अगर दो या दो से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं तो उनको एक साथ या सेपरेटली भी डील किया जा सकता है मैजिस्ट्रेट की तरफ से। ठीक है, सेक्शन 118 हम देखते हैं जिसमें बताया गया ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी। देखिए, जब इंक्वायरी कंडक्ट हो जाती है और जब ये साबित हो जाए कि गुड बिहेवियर शो करने के लिए या पीस मेंटेन करने के लिए बॉन्ड एग्जीक्यूट करना ज़रूरी है जामिन के साथ या जामिनों के बगैर, तो उसके मुताबिक फिर मैजिस्ट्रेट अकॉर्डिंगली ऑर्डर देगा। ठीक है, तो इसमें यह है कि जितने का ऑर्डर किया जाएगा ना, जैसे 112 के तहत मैं आपको ऑर्डर करती हूँ कि 50,000 आपने जमा करवाना है, उसका श्योरिटी बॉन्ड देना है, तो फिर उतना ही देना, उससे एक्सटेंसिव नहीं दे सकते। ठीक है, और केस के हालात वाक़यात के मुताबिक देना चाहिए और एक्सेसिव नहीं देना। ठीक है, अच्छा जी, सेक्शन 119 डिस्चार्ज ऑफ पर्सन इन्फॉर्म्ड अगेंस्ट। अच्छा, 117 के तहत जब इंक्वायरी कंडक्ट होती है और अगर ये साबित हो जाए कि ये मतलब कि जो बॉन्ड है वो पीस या गुड बिहेवियर मेंटेन करने के लिए ज़रूरी नहीं है, तो फिर जब इंक्वायरी जैसी कंक्लूड होती है तो फिर क्या किया जाता है, अगर वो कस्टडी में है तो उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा या फिर उसे रिलीज कर दिया जाएगा। हाँ जी, समझ आइए आपको? अच्छा जी, अगला पार्ट है सी, प्रोसीडिंग्स इन ऑल केसेस सब्सिक्वेंट टू ऑर्डर टू फर्निश सिक्योरिटी। अच्छा, इन तमाम केसेस में जिसमें सिक्योरिटी फर्निश का हुक्म दिया जाता है तो क्या प्रोसीडिंग्स कंडक्ट की जाएंगी? सेक्शन 120 कमेंसमेंट ऑफ पीरियड फॉर विच सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड। देखें, अगर तो 106 के तहत या 118 के तहत ऑर्डर किया गया है और वो सज़ा उसे हो चुकी है या वो सज़ा काट रहा है, तो उसे सिक्योरिटी ली जा सकती है जब तक कि वो जो सज़ा है वो ख़त्म ना हो जाए। ठीक हो गया? अच्छा, और फिर वो जैसे ही ऑर्डर करेगी अदालत तो उसके मुताबिक वो फिर उतनी देर तक उसकी एग्जिस्टेंस रहेगी या आपको बॉन्ड देना पड़ेगा उस पीरियड के लिए। जी, उसके बाद आप आ जाएं सेक्शन 122 पे, पावर टू रिजेक्ट श्योरिटीज़। देखिए, मैजिस्ट्रेट की डिस्क्रिशन है कि जो श्योरिटीज़ को ऑफर की गई है वो उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। ठीक है, अगर कैसे आपसे पहले वाले जज ने आपकी श्योरिटी ली थी तो उसको ये रिजेक्ट करने का भी इख्तियार रखता है। ठीक है, तो इस पर्पज़ के लिए कि इससे पहले कि वो कोई रिफ्यूज़ एक्सेप्ट करने से मना कर दे या किसी श्योरिटी को रिजेक्ट कर दे,
वो खुद भी इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है ताकि श्योरिटी की फिटनेस को चेक किया जा सके, या किसी और सबऑर्डिनेट मैजिस्ट्रेट से भी इंक्वायरी कंडक्ट करवाई जा सकती है। ठीक है, तो जब इंक्वायरी कंडक्ट करने से पहले वो रीजनेबल नोटिस देगा श्योरिटी को, ठीक है ना, और उन्हें बताया जाएगा कि भाई इंक्वायरी मतलूब है, इंक्वायरी करना जरूरी है। ठीक है, अच्छा, अगर तो मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड हो जाए एविडेंस लेने के बाद जो उसके सामने पेश की गई है, या सबऑर्डिनेट मैजिस्ट्रेट के सामने ये जो भी रिपोर्ट पेश की गई कि श्योरिटी अनफिट पर्सन है, वो बॉन्ड नहीं जमा करवा सकता, तो फिर वो रिफ्यूज कर सकती है रिजेक्ट एक्सेप्ट करने से श्योरिटी को। ठीक है, इसके लिए वो रीजंस भी रिकॉर्ड करेगी। अच्छा, और इसमें यह है कि इससे पहले श्योरिटी के रिजेक्ट करने का हुक्म दिया जाए, जिसे पहले एक्सेप्ट कर लिया गया था, तो समन्स और वारंट के जरिए उस बंदे को बुलाया जा सकता है कि आप मैजिस्ट्रेट के सामने पेश हों। ठीक हो गया। अच्छा, अभी हमने अभी तक डिफरेंट सर्कमस्टांसेस देखी हैं कि जिसमें ड्यूरिंग द कन्विक्शन या अभी इतला मसूल हुई है कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिससे पब्लिक पीस डिस्टर्ब हो रहा है या बगावती अंसर फैल रहा है, तो नॉर्मली 1 साल या 3 साल तक की सजा होती है, और उसी पे ये लागू होगी जिसके वाले से रिटन ऑर्डर पास होंगे। ये हमने देख लिया 122 तक, 106 से लेके 122 तक हम यही चीजें देख रहे थे। अब हम ये देखेंगे कि जैसे मैंने आपको कहा था कि निदा आपने सिक्योरिटी जमा करानी है, आप उसमें डिफॉल्ट कर गई हो, तो अब अगला स्टेप क्या होगा कि उसके बदले में फिर आपको क्या किया जाएगा, डिटेन कर दिया जाएगा जब तक के लिए वो टाइम पीरियड ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, और फिर क्या किया जाएगा कि वो जो प्रोसीडिंग्स हैं वो सेशन जज के सामने या हाई कोर्ट के सामने रखी जाएगी और इंतज़ार किया जाएगा कि सेशन जज इस पर क्या हुक्म देता है। इस पर्पज़ के लिए प्रोसीडिंग कंडक्ट की जाएंगी और फर्दर इंफॉर्मेशन भी रिक्वायर की जा सकती है जैसे वो मुनासिब समझे। और जो सिक्योरिटी की डिफ़ॉल्ट के लिए जो इम्प्रिजमेंट पीरियड है वो 3 साल का है। ठीक है, सिक्योरिटी ना देने के नतीजे में। हाँ जी, समझ आ गई आपको? अच्छा, इसमें ये कहा गया है कि श्योरिटी अगर सेम प्रोसीडिंग्स में दूसरे लोगों से भी रिक्वायर है कि उन्होंने जमा करवानी है, ठीक है, तो उसमें ये है कि वो मामला जो है इसी तरह सेशन जज के सामने रेफर किया जाएगा। मैम वो फिक्स्ड है कि 3 ईयर है? जी जी, सिक्योरिटी के डिफ़ॉल्ट के नतीजे में 3 साल की सज़ा है। ठीक है, अच्छा, तो इसमें ये होता है कि एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं तो उनका मामला भी इसी तरह देखा जाएगा। ठीक है, फिर 3B में ये बताया गया कि सेशन जज वो प्रोसीडिंग्स को एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज को भी ट्रांसफ़र कर सकता है और वो भी पावर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर जैसे कि बंदा जेल में है तो सिक्योरिटी जेलर भी आगे फॉरवर्ड कर सकता है और मैजिस्ट्रेट अदालत के ऑर्डर्स का इंतज़ार किया जाएगा। ठीक है, इम्प्रिजमेंट कितने किस्म की होती है? पीस अगर आप मेंटेन करने में पीस मेंटेन करने के लिए अगर सिक्योरिटी मांगी गई थी और अगर उसमें नाकाम हुए हैं तो वो सिंपल इम्प्रिजमेंट होगा। ठीक है, और अगर 108 के तहत आप सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाने में नाकाम हुए हैं या 109 या 110 के तहत, तो रिगरस भी हो सकती है, सिंपल भी हो सकती है, जैसे कि कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट चाहे। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 124 देखते हैं। अच्छा जी, इसमें ये बताया गया है कि जब कभी सेशन जज को ऐसा लगता है कि जिस बंदे को इम्प्रिजन किया गया है सिक्योरिटी ना देने की वजह से, और उसे ये लगता है कि भाई ये कम्युनिटी के लिए ख़तरा नहीं है, तो उसकी डिस्क्रिशन है, उसको रिलीज़ करने का भी हुक्म दे सकती है। ठीक है, तो जब कभी कोई बंदा इम्प्रिजन होता है सिक्योरिटी ना देने पर, ठीक है ना, तो इसमें यह है कि सेशन जज के ये भी अख्तियार हैं कि वह सिक्योरिटी की अमाउंट को रिड्यूस करने का भी हुक्म दे सकती है और जामनों की तादाद को भी कम कर सकती है। हाँ जी, समझ आ रही है आपको? अच्छा, अब ये जो कंडीशनल डिस्चार्ज दिया जाता है इसमें कंडीशन भी इम्पोज की जा सकती है और या फिर विदाउट कंडीशन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कंडीशन उस वक्त तक ऑपरेटिव होगी जब तक कि सिक्योरिटी का टेन्योर एक्सपायर नहीं हो जाता। ठीक है, इस हवाले से प्रोविंशियल गवर्नमेंट कंडीशंस भी इम्पोज कर सकती हैं डिस्चार्ज कंडीशनल डिस्चार्ज देने के लिए। ठीक है, अगर किसी कंडीशन पे बंदे को डिस्चार्ज कर दिया गया और उसकी ओपिनियन के मुताबिक लगता है कि ये जो डिस्चार्ज के ऑर्डर्स है ये फुलफिल नहीं हुए हैं, तो वो कैंसिल कर दिए जाएंगे। जैसे कि मैं आपको इस शर्त पे रिलीज़ कर दिया कि आप ये गलत काम नहीं करोगे, आप उसमें फेल हुई हो तो दोबारा से आपको रीअरेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है,
अच्छा, तो जब आपके डिस्चार्ज के ऑर्डर्स कंडीशन डिस्चार्ज के ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए जाते हैं तो फिर आपको गिरफ्तार करने के वारंट्स दे दिए जाते हैं और हुक्म दिया जाता है कि सेशन जज के सामने पेश किया जाए। ठीक है, तो ये सब सेक्शन 6 तक आप देख लीजिएगा। इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट ना करने पर मैजिस्ट्रेट की क्या डिस्क्रिशन है कि वो इम्प्रिजनमेंट पीरियड दे सकता है। उसके अलावा सेक्शन 125 में ये कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट पीस या गुड बिहेवियर मेंटेन करने के लिए बॉन्ड को कैंसिल करने का भी इख्तियार रखता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद 126 में डिस्चार्ज और श्योरिटीज का जिक्र किया गया है। कोई भी ऐसा श्योरिटी जिसे पीसफुल कंडक्ट या गुड बिहेवियर शो करने के लिए उसने मतलब एज अ श्योरिटी उसने अपने डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिट करवाए थे, वो किसी भी टाइम पे एप्लीकेशन दे सकता है कि मेरे बिहाफ पे जो मैं जिसकी फेवर में मचल के जमा करवाए हैं ना वो ख़त्म किया जाए। तो अगर ऐसी कोई एप्लीकेशन मौसूल होती है तो उस बंदे को तलब किया जाता है जिसके लिए ज़मानत दी गई होती है कि वो अदालत के सामने पेश। ठीक हो गया, ये 126 तक आपने देख लेना है। उसके अलावा अब हम ये पढ़ते हैं कि पब्लिक पीस को मेंटेन करने के लिए आप पुलिस ऑफिसर हो या मैजिस्ट्रेट हो या मिलिट्री ट्रूप्स हो, अपने अख्तियारात का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि अनलॉफुल असम्बली को मुंतशिर किया जाए या मुंतशिर करने के ऑर्डर्स पास किए जाएँ। तो सबसे पहले सेक्शन 127 के रेफरेंस से हम अगर पाकिस्तान पीनल कोड की बात करें तो सेक्शन 141 में हमने पढ़ा था कि अनलॉफुल असम्बली होती क्या है। ये 5 से ज़्यादा लोगों का मजमुआ होती हैं जिनकी कॉमन ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि नॉर्मली 5 है और वो पाकिस्तान पीनल कोड में 141 सेक्शन में एलेबोरेटेड है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद सेक्शन 127 है असेंबली टू डिस्पर्स ऑन कमांड ऑफ मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर। अच्छा, कोई भी ऑफिसर इंचार्ज अनलॉफुल असम्बली को कमांड कर सकता है कि या फिर कोई ऐसी असम्बली जो कि 5 से ज़्यादा लोग हैं कि वो पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करेंगे, उन्हें हुक्म दिया जा सकता है कि आप डिस्पर्स हो जाएं। तो फिर मेंबर्स की उस पर ड्यूटी होगी कि वो डिस्पर्स लाजमी तौर पर कंप्लाइंस में डिस्पर्सल दे दें। सेक्शन 128 यूज ऑफ सिविल फोर्स टू डिस्पर्स। अगर कमांड देने पर भी असम्बली डिस्पर्स नहीं होती या जिससे ये जाहिर हो रहा है कि वो डिस्पर्स होने का इरादा नहीं रखती, तो जो SHO है वो फर्दर प्रोसीड कर सकता है और इस पर्पज़ के लिए वो सिविल फोर्स की असिस्टेंस भी ले सकता है। सिविल फोर्स जो आम कोई भी सिटीजन में से, इसमें डिफेंस फोर्स के बंदे शामिल नहीं हैं, इसलिए कि भाई उनको अरेस्ट किया जा सके अनलॉफुल असम्बली के मेंबर्स को, या उनको कैद किया जा सके। ठीक है, और कानून के मुताबिक उन्हें पनिशमेंट दी जा सके। सेक्शन 129 यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स। अच्छा, इसमें ये कहा गया है कि अगर असेंबली फिर भी डिस्पर्स नहीं होती और पब्लिक सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है कि वो डिस्पर्स हो जाए, तो जो पुलिस ऑफिसर ASP रैंक का है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट या डिप्टी सुपरिटेंडेंट उस रैंक का है, तो वो ऑर्डर्स पास कर सकती है या असिस्टेंस ले सकती है आर्म फोर्सेस की। ठीक है, ताकि उनको मुंतशिर किया जा सके। सेक्शन 130 ड्यूटी ऑफ ऑफिसर कमांडिंग ट्रूप्स रिक्वायर्ड बाय मैजिस्ट्रेट टू डिस्पर्स असेंबली। अच्छा, ऑफिसर जो कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट या डिप्टी सुपरिटेंडेंट की रैंक का है, अगर तो वो चाहता है कि आर्म फोर्सेस के ज़रिए असेंबली को डिस्पर्स किया जाए, तो इस हवाले से मिलिट्री ट्रूप्स की भी असिस्टेंस ली जा सकती है कि उनको मुंतशिर किया जा सके और कानून के मुताबिक पनिश किया जा सके। ठीक है, तो इस पर्पज़ के लिए जिस ऑफिसर को आगे ऑर्डर्स दी जाएंगे उन्हें कंप्लाइंस करनी पड़ेगी। और अगर इस पर्पज़ के लिए कि भाई आपने असेंबली को डिस्पर्स करना है, तो आप इंजरी भी कॉज कर सकते हो किसी भी बंदे को, ये प्रॉपर्टी को, लेकिन स्लाइट इंजरी का लफ्ज़ यहाँ पर आया है। उसके अलावा 131 में ये कहा गया है कि कमीशन मिलिट्री ऑफिसर्स की भी इमदाद ली जा सकती है ऐसी अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करने के लिए। उसके बाद सेक्शन 131A पावर टू यूज मिलिट्री फोर्स फॉर पब्लिक सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। अच्छा, इसमें पब्लिक सिक्योरिटी और लॉ के मेंटेनेंस के लिए मिलिट्री फोर्स भी इस्तेमाल की जा सकती है। ऊपर वाली बात ही हो रही है, बाकी आप इसमें से छोड़ दें। ये यहाँ तक समझ आ गई आपको? यहाँ तक कोई सवाल है तो बताएं, आगे चलो।
अच्छा जी, पब्लिक न्यूजेंस में ये है कि जो मुतलका इलाके का मैजिस्ट्रेट है वो अगर उसे अपने इलाके में ये इत्तला मौसूल होती है कि कोई बंदा ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जो कि पब्लिक न्यूजेंस का बाइस बन रही है। अब इसमें डिफरेंट उसने सर्कमस्टांसेस बताए हैं। हो सकता है कि जो पब्लिक पैसेज है या कोई रिवर चैनल है या रास्ता है जो कि पब्लिक लॉफुली यूज़ करती है, उसमें वो अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रहा है, या फिर कोई ऐसी चीज़ें बन रही हैं जो कि सेहत के लिए क्या कहते हैं नुकसानदेह है, ठीक है ना। तो ऐसी तजारत को मना किया जा सकता है कि इसको रेगुलेट ना किया जाए। अच्छा, उसके बाद ये है कि या फिर किसी बिल्डिंग की ऐसे कंस्ट्रक्शन हुई है या ऐसे चीज़ डिस्पोज ऑफ हुई है जिससे खदशा है कि आग लग सकती है या तबाही हो सकती है और उसको रोकना ज़रूरी है, या फिर बिल्डिंग टेंट स्ट्रक्चर इस कंडीशन में है कि वो गिर सकते हैं, ठीक है, या और किसी बंदे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो और उसकी रिपेयरिंग रिक्वायर्ड है तो उसको रिमूव करना है या रिपेयरिंग रिक्वायर्ड है, इसके वाले से भी कंडीशनर ऑर्डर पास किया जा सकता है। या कोई कुआं है, टैंक है, एक्सकवेशन खुदाई है जो कि पब्लिक प्लेस के तौर पर इस्तेमाल होता है जिसे बाढ़ लगाना ज़रूरी है क्योंकि वो पब्लिक की खतरा है, या कोई ऐसा ख़तरनाक जानवर जिसे डिस्ट्रॉय करना, कैद में रखना, डिस्पोज ऑफ करना ज़रूरी है। तो इन तमाम 6 मामलात के लिए अदालत क्या कर सकती है, आपको कंडीशनल ऑर्डर पास कर सकती है कि ये काम ना करें, और इस मकसद के लिए मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के सामने या उसके सामने या सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का हुक्म दे सकती है। अब मैजिस्ट्रेट जो इस सेक्शन के तहत ऑर्डर करेगा वो किसी भी सिविल कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा, ठीक है। आगे है सेक्शन सर्विस और नोटिस ऑर्डर। अच्छा, जहां तक मुमकिन हो सके जिस बंदे के खिलाफ वो ऑर्डर पास हुए हैं उसी को सर्व किए जाएंगे। अगर ऐसे सर्व नहीं हो सकते तो प्रोक्लेमेशन करवाया जाएगा जो पब्लिसाइज होगा किसी कन्वीनियंस, ठीक है। सेक्शन 135 पर्सन टू होम ऑर्डर इज एड्रेस टू बे और शो कॉज और क्लेम इंजरी। अच्छा, जिसके खिलाफ ऑर्डर पास हुए हैं तो इसमें ये उसको ये कहा जा सकता है कि विद इन स्पेसिफाइड टाइम आपने ये परफॉर्म करना है या आपने अपेयरेंस देनी है जो रीजनेबल होगा, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 136 में बताया गया कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इस फेलिंग टू डू सो। अगर तो वो कोई एक्ट परफॉर्म करने में नाकाम रहता है या वजह बयान नहीं करता है, या अगर उसे कहा गया था कि वो जूरी के लिए अपॉइंट करने के लिए अप्लाई करे, वो ये नहीं करता, तो सेक्शन 188 ऑफ पीपीसी के तहत सजा दी जाएगी, वो ऑर्डर फाइनल हो, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात ये है कि जब भी किसी बंदे के खिलाफ पब्लिक न्यूजेंस की कंप्लेन आती है ना तो उसे जूरी अपॉइंट करने का भी हुक्म दिया जाता है। मतलब जैसे पंचायती सिस्टम नहीं होता, कुछ लोग वो अपनी तरफ से अपॉइंट करता है, कुछ अदालत की तरफ से अपॉइंट होते हैं, तो मिलकर फैसला करते हैं कि भाई ये इसने ये काम किया कि नहीं किया, ठीक है। सेक्शन 137 प्रोसीजर वेयर ही अपीयर्स टू शो कॉज। अच्छा, जहाँ पर वो अपीयर हो जाता है और वजह बयान करता है तो फिर मैजिस्ट्रेट उसकी एविडेंस रिकॉर्ड करेगा, और अगर वो सेटिस्फाइड है मैजिस्ट्रेट कि ऑर्डर प्रॉपर पास नहीं हुआ तो फर्दर प्रोसीडिंग्स कंडक्ट की जाएंगी, लेकिन अगर मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड है तो ऑर्डर क्या होगा, फाइनल होगा। अच्छा जी, प्रोसीजर व्हेन ही क्लेम्स जूरी। अच्छा, जब एप्लीकेशन रिसीव होती है कि जूरी अपॉइंट करवाना है तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगी, ऑड नंबर्स में जूरी की अपॉइंटमेंट का हुक्म देगी जिनमें तादाद 5 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कुछ वो अपॉइंट कर देगा, रिमेनिंग जो होंगे वो मैजिस्ट्रेट की तरफ से नॉमिनेट किए जाएंगे, कुछ एप्लीकांट की तरफ से किए जाएंगे, ठीक है। फिर उन्हें प्रॉपर टाइम एंड प्लेस पे समन किया जाएगा कि वो आके अटेंडेंस दें, ठीक है। फिर टाइम फिक्स किया जाएगा कि कब तक वो जो जूरी मेंबरान है अपने फैसले को वापस करेंगे, और दिन मुकर्रर कर दिया जाएगा कि वो शो कॉज वजह बयान करें, और उस टाइम पीरियड को एक्सटेंड भी किया जा सकता है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा जी, उसके बाद सेक्शन 139 प्रोसीजर वेयर जूरी फाइंड्स मैजिस्ट्रेट ऑर्डर टू बी रीजनेबल। अच्छा, जहाँ पर जूरी और मैजिस्ट्रेट को भी ऐसा जहाँ पर जूरी और मेजॉरिटी को ऐसा लगता है कि मैजिस्ट्रेट का फैसला ठीक है, तो फिर क्या होगा कि मैजिस्ट्रेट का जो फैसला होगा वो एब्सोल्यूट होगा, वो फाइनल होगा, वो मुकम्मल समझा जाएगा। हाँ जी, यहाँ तक बताएं कि 139 तक आपका कोई सवाल है निदा?
जी निदा जी ठीक है। आगे है सेक्शन 139A, प्रोसीजर वेयर एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक राइट इज डिनाइड। अच्छा, जहाँ पर 133 के तहत ऑर्डर पास होता है कि भाई आपने ऑब्स्ट्रक्शन न्यूजेंस डेंजर है जो इन मामलात के हवाले से अगर कंडीशनल ऑर्डर पास हो जाता है तो मैजिस्ट्रेट के सामने जब वो अपीयर होगा तो उससे सवालात पूछे जाएंगे कि वो क्यों डिनाई कर रहा है कि ये पब्लिक राइट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। मतलब सेक्शन 139A उस टाइम ही अमल में आएगा जब आप किसी पब्लिक राइट को डिनाई कर रहे हैं। फिर इंक्वायरी कंडक्ट की जाएगी और फिर जब उससे लगेगा कि कोई ऐसी रिलायबल एविडेंस मौजूद है जिसकी वजह से वो एविडेंस जिसकी वजह से उसने एविडेंस पेश की है तो प्रोसीडिंग्स को स्टे कर दिया जाएगा जब तक कि राइट्स के हवाले से सिविल कोर्ट डिसाइड ना कर दे, तो वो फिर डिक्लेरेशन का दावा बनेगा ना। ठीक है। अच्छा, और अगर कोई बंदा मैजिस्ट्रेट के सवाल पूछने पे भी नाकाम रहता है कि वो डिनाई करें पब्लिक राइट को, ठीक है, तो जब वो डिनाई करता है फिर भी और एविडेंस पेश नहीं करता है तो फिर क्या होगा कि वो बाद में फिर उस ना तो सब्सिक्वेंटली कोई एतराज उठा सकता है ना ही कोई सवाल कर सकता है पब्लिक राइट के हवाले से। ठीक हो गया। सेक्शन 140, प्रोसीजर ऑन ऑर्डर बीइंग मेड एब्सोल्यूट। अच्छा, जब ऑर्डर पास हो जाता है 136, 137 और 139 के तहत तो नोटिस दिया जाएगा उस बंदे को जिसके खिलाफ वो ऑर्डर पास हुए थे। फर्दर रिक्वायर भी किया जाएगा कि विद स्पेसिफाइड टाइम आप ये एक्ट परफॉर्म करें। अगर वो नहीं करता तो 188 की कार्रवाई होगी जिसमें ये कहा गया कि जब पब्लिक सर्वेंट ने आपसे रिक्वायर किया था कि आपने उसको असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है, आपने नहीं किया तो ये भी ऑफेंस होगा। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है आपको। सब सेक्शन 2, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसोबीडियंस टू ऑर्डर। अगर तो वो ऑर्डर टाइम पीरियड पे तो मैजिस्ट्रेट उसको कंपेल करेगा कि भाई आप इसको परफॉर्म करें और उससे कॉस्ट रिकवर किया जाएगा जो भी परफॉर्मेंस में अखराजात हों। ठीक है। या उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी को भी अटैच करने का हुक्म दिया जा सकता है कि मैजिस्ट्रेट अपने कब्जे में ले ले और इसके साथ साथ सेल करने का भी हुक्म दे सकती है मैजिस्ट्रेट। ठीक है, समझ आ रही है आपको। 41, प्रोसीजर ऑन फेलियर टू अपॉइंट जूरी और ओमिशन टू रिटर्न वर्डिक्ट। अगर तो एप्लीकांट जूरी को अपॉइंट करने में प्रिवेंशन शो करता है या निगलेक्शन दिखा रहा है, या फिर वो ये है कि अगर जूरी अपॉइंट की गई है वो अपना फैसला वापस नहीं कर रहे स्पेसिफाइड टाइम पीरियड पे, तो फर्दर टाइम अलाउ किया था तो फिर जो अदालत को मैजिस्ट्रेट को मुनासिब लगेगा वो ऑर्डर पास कर देगी। ठीक है। उसके बाद सेक्शन 142, इंजंक्शन पेंडिंग इंक्वायरी। सेक्शन 133 के तहत जब ऑर्डर्स पास होते हैं और अगर उससे लगता है कि ज़रूरी इकदाम लेने की ज़रूरत है ताकि फौरी तौर पर जो ख़तरा है पब्लिक के हवाले से वो टल जाए, तो उस हवाले से इंजंक्शन का भी हुक्म दे सकती है, मतलब मामले को वो स्टे कर सकती है। और अगर आप उसमें डिफ़ॉल्ट करते हैं तो हर ज़रा इस्तेमाल किए जा सकते हैं ताकि ख़तरे को प्रिवेंट किया जा सके। 143 में ये बताया गया है कि रेपुटेशन को और पब्लिक न्यूजेंस की कंटिन्यूस को मना करने के लिए मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास भी ऑर्डर्स पास कर सकता है। हाँ जी, समझ आ रही है आपको। 144 में ये याद रखें कि ज़िला नाज़िम, जहाँ पर ज़िला नाज़िम नहीं है, मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास फौरी तौर पर अगर ख़तरा लाहक है इंसानी सेहत के हवाले से या इंसानी ज़िंदगी के हवाले से तो 144 की कार्रवाई भी अमल में आ सकती है। ठीक है, जस्ट इसको रीड कर लेना, ये इतना इम्पोर्टेंट सेक्शन नहीं है, वो ये सिर्फ ऑर्डर इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको दिखा दूंगी। हाँ जी, समझ आइए आपको। कुछ सवाल है आपका? अच्छा, सेक्शन 145 में ये बताया गया है कि फर्ज करें मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को ये इतला मसूल होती है रिपोर्ट से या किसी भी इंफॉर्मेशन से कि ऐसा कोई झगड़ा है जिसे अमन के डिस्टर्ब होने का खतरा है जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो वो रिटर्न में ऑर्डर पास करेगा कि वो मुतमिन ग्राउंड से और रिक्वायर करेगा दोनों पार्टी से कि वो अटेंड और प्रेजेंट करें ताकि वो ये साबित कर सकें कि एक्चुअल पोजीशन किसी है उस जगह की जिसके हवाले से झगड़ा है। ठीक है। अच्छा, उसके हवाले से जो लैंड वाटर है वो भी लैंड वाटर की जो डिस्क्रिप्शन है वो बिल्डिंग मार्केट फिशरीज ये सब चीज़ें आती हैं, या अगर कोई चीज़ फसल भी उग रही है ना वो भी लैंड में आती है। ठीक है।
फिर जो रिटन ऑर्डर की कॉपीज है वो उसी तरह सर्व की जाएंगी जो कि जैसे समन सर्व किए जाते हैं, या फिर और साथ ये है कि उसकी एटलीस्ट एक कॉपी जो होगी वो डिस्प्यूटेबल जगह पर कॉन्स्पिकुअस प्लेस पे अटैच कर दी जाएगी। ठीक है। सबसेक्शन 4 में इंक्वायरी पोजीशन। अच्छा, अब ये डिसाइड करने के लिए एक्चुअल में कब्जा किसके पास है, इस हवाले से दोनों पार्टीज का हक है कि वो अपने क्लेम को प्रेजेंट करें, उनकी स्टेटमेंट्स को देखा जाएगा, पार्टीज को सुना जाएगा और एविडेंस रिसीव की जाएगी। ठीक है। और अगर फर्दर एविडेंस लेना भी ज़रूरी होगी तो वो भी ली जाएगी। ठीक है। तो इसमें अगर ये मैजिस्ट्रेट को पता चलता है कि 2 माह कबल इस ऑर्डर होने से पहले किसी को इलीगली डिटेन किया है, वहाँ से महरूम कर दिया है, तो वो उसी बंदे की पोजेशन समझी जाएगी कि उस टाइम पर उस बंदे की पोजेशन थी उस जगह पर। अगर तो मैजिस्ट्रेट को लगता है कि ये केस कोई सीरियस नौयत का है तो उसको मैजिस्ट्रेट प्रॉपर्टी को अटैच करने का भी हुक्म दे सकती है। ठीक है। उसके बाद ये बताया गया है कि कोई भी बंदा किसी भी टाइम पे आके वो अगर ये कन्विंस कर देता है मैजिस्ट्रेट को कि कोई झगड़ा है ही नहीं है, तो फर्दर प्रोसीडिंग्स क्या होंगी, वो स्टे हो जाएगी। अच्छा जी, सबसेक्शन 6, पार्टी पोजेशन टू रिटेंशन अंटिल लीगली इविक्टेड। जब तक कानूनी तरीके से आप उस जगह से महरूम ना कर दिया जाए ना, तो वो पोजेशन आपसे नहीं छीनी जाएगी। ठीक है। तो सेक्शन 7 में ये बताया गया कि प्रोसीडिंग्स के दौरान अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसके कानूनी जो वारसान है उसकी वो क्या प्रोसीडिंग्स के पार्टी बन जाएंगे और वो फर्दर आगे उसको प्रोसीड। ठीक है। के बाद अगर मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि कोई ये फसल है या कोई ऐसी प्रोड्यूस है प्रॉपर्टी की जो कि स्पीडी और नेचुरल डिके की है, तो उसकी प्रॉपर्टी को सेल करने का भी हुक्म दे सकती है और अदालत जिस तरह हुक्म देगी उसके मुताबिक उसकी प्रोसीड्स को इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, मैजिस्ट्रेट किसी भी टाइम प्रोसीडिंग में किसी पार्टी की एप्लीकेशन पे गवाह की तलबी का अगर एप्लीकेशन आती है तो उनको तलब करने के लिए ऑर्डर्स इशू कर सकती है ताकि वो पेश हों और डॉक्यूमेंट या फिर डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करें। ये सब सेक्शन 9 तक आपने याद रखना है। ठीक है। उसके बाद सेक्शन 146 में पावर टू अटैच सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। अगर तो मैजिस्ट्रेट ये फैसला करता है कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जो कि उसे मुतमईन कर पाई कि किसकी प्रॉपर्टी है, तो जब तक पार्टीज के राइट्स डिटरमिन नहीं हो जाते या तो फिर ये है कि उस प्रॉपर्टी को अटैच करने का भी हुक्म दिया जा सकता है। और अगर अटैचमेंट अगर तो उससे लगता है कि कोई ब्रीच ऑफ पीस नहीं रहा दोनों के दरमियान, तो उसको जो अटैचमेंट के ऑर्डर्स है वो विड्रॉ कर लिए जाएंगे। ठीक है। अब इस पर्पस के लिए अगर रिसीवर अपॉइंट किया जाता है तो अगर ऑलरेडी अपॉइंटेड नहीं है तो सीपीसी के तहत रिसीवर अपॉइंट कर दिया जाएगा। अगर सब्सिक्वेंटली सिविल कोर्ट कोई रिसीवर अपॉइंट कर देती तो मैजिस्ट्रेट की तरफ से जो रिसीवर अपॉइंट होता है उसकी वो अपनी ड्यूटी से डिस्चार्ज। हाँ जी ने सेक्शन 147 डिस्प्यूट कंसर्निंग राइट ऑफ यूज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा, जब कभी मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास मुतमिन है पुलिस रिपोर्ट से या इत्तला से कि ब्रीच ऑफ पीस हो सकता है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के राइट के वाले से भी अगर झगड़ा होता है ना, तो वो सारी वही कार्रवाई होगी जो कि सेक्शन 145 के तहत बताई। इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं करूँगी क्योंकि फिर सारी कार्रवाई वो चलेगी कि भाई वो रिटर्न में स्टेटमेंट अपनी प्रेजेंट करेंगे, फिर ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में कब्जा किसके पास था। ठीक हो गया। तो फिर ये है कि मैजिस्ट्रेट को अगर ये लगता है कि राइट एग्जिस्ट करता है तो वो ऑर्डर पास कर सकती है कि भाई राइट की एक्सरसाइज से किसी को इंटरफेयर ना किया जाए। ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर जैसे कोई ऐसा राइट है जो सिर्फ साल है साल यूज़ होता है, मतलब एक सर्टन पीरियड के लिए होता है, तो उसके लिए ये फिर ऑर्डर नहीं पास किया जाता। ठीक है। हाँ जी, समझ आइए। बाकी 148 में ये कहा गया कि अगर कोई लोकल इंक्वायरी रिक्वायर्ड है इस चैप्टर के तहत तो सेशन जज मैजिस्ट्रेट को अपॉइंट कर सकता है कि भाई आप इंक्वायरी कंडक्ट करें और फिर वो रिटन इंस्ट्रक्शंस के साथ इंफॉर्मेशन रेफर करेगा सेशन जज को। ठीक है। तो जो रिपोर्ट होगी बंदे की जिसे डिप्यूट किया गया था, जिसे अपॉइंट किया गया था, तो वो केस के एविडेंस के तौर पे पढ़ी जाएगी। ठीक है। तो जो कॉस्ट को ऑर्डर है वो किससे रिकवर करना है, किस तनासुब से करना है, वो अदालत इस हवाले से हुक्म देगी। हाँ जी, यहाँ तक समझ आ रही है आपको? बाकी इसमें ये चैप्टर तो छोटा सा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, ये चैप्टर 40 पूरा है। अच्छा निधा, इसमें ऐसे है कि
मैंने ना एक अलग से लेक्चर लिया था चैप्टर 14 पे, ठीक है, मैं वो भेज देती हूँ इस लेक्चर के साथ, वो आप साथ इकट्ठे सुन लेना, ठीक है, मुझे फिर ना 2 दफा रिपीट नहीं करना पड़ेगा, पूरा रिकॉर्डेड पड़ा हुआ। हाँ जी, अब सवाल जी नेगा। अच्छा